माय नेम इज रेटंगोलिया। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 देखने जा रहे हैं, जिसके ऊपर ग्रेविटेशन के ऊपर। आज इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बाद इसमें ये पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी कब किस किस जगह पर वेरी करती है, इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ पर चेंज होती है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? ये कुछ नहीं है, ये एक एक्सेलरेशन है जो कि क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब बच्चा पूछेगा मुझसे, यूनिफॉर्म कुछ नहीं, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट होती है। लेकिन कब कांस्टेंट होगी या कब इसकी वैल्यू सेम रहेगी? इसकी वैल्यू जब भी सेम रहेगी जब हमारा जो फोर्स है, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको मैं एफ जी से डिनोट कर रहा हूं। ये जब कांस्टेंट होगी, जब यहाँ पे जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है ओनली वही एक्ट करेगा, कोई दूसरा फोर्स जैसे कि एयर रेजिस्टेंस वगैरह फोर्स या फ्रिक्शन वगैरह, कोई फ्रिक्शन की तो बात ही नहीं आती। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस फोर्स वगैरह एक्ट नहीं करेंगे उस समय। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किन बॉडीज में देखी जाती है? वो देखी जाती है तुम्हारी फ्रीली फॉलिंग बॉडीज में। क्यों फ्रीली फॉलिंग बॉडीज में क्यों देखी जाती है? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे, वो कौन सा फोर्स होता है? ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है कुछ नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जो कि हमें दिखती है कब? जब हमारा सिर्फ कौन सा फोर्स हो? ग्रेविटेशनल फोर्स हो। कौन सा फोर्स हो? ग्रेविटेशनल फोर्स। आ गया, चमक गया। अब अगले पे आते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये है, ये कैप है, इसको मैंने ऊपर से, ये ऊपर है, ऊपर से मैंने इसको नीचे फेंका, ये आ गया। ऊपर से हम जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकते हैं तो उस समय क्या होता है? एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन वगैरह वैसे आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ ली होंगी मोशन वाले में। तो जो एक्सेलरेशन होती है वो हमारी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब उसके बाद थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब इसको हम जब वर्टिकली ऊपर फेंकेंगे, जब इसको वर्टिकली ऊपर फेंकेंगे मतलब ऊपर की तरफ, फोर्स हमारा किधर लग रहा था? नीचे। जब अब हमें इसको क्या करना है? ऊपर की तरफ फेंक रहा है, तो हम ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो उस समय जो एक्सेलरेशन होगी उसको या तो एक्सेलरेशन को ऐसे लिख दो, एक्सेलरेशन इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या दूसरे शब्द में इसको रिटार्डेशन लिखो। रिटार्डेशन लिख रहे हो तुम तो उसके आगे माइनस मत लगाना, क्योंकि उसका मतलब ही नेगेटिव होता है। ठीक है। ये कब होता है? जैसे हमारा जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने आपको बताया सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगेगा? सेंटर की तरफ लगेगा। तो हम जब ऊपर से फेंक रहे हैं किसी चीज को तो नीचे आ रही है, तो फोर्स भी हमारा नीचे और हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो भी नीचे। सेम डायरेक्शन हो गई। सेम डायरेक्शन हो गई तो जो हमारी एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। लेकिन हमारा फोर्स नीचे है और एक्सेलरेशन हमारी ऊपर, मतलब हम इसको ऊपर थ्रो कर रहे हैं, तो जो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अब जी को कैलकुलेट कैसे किया उन्होंने? जी का जो फॉर्मूला है कैसे डेराइव किया, उसके लिए उन्होंने क्या किया? कोई स्टोन है या ऑब्जेक्ट है, उन्होंने उसका मास मान लिया स्मॉल एम। अर्थ का मास था कैपिटल एम। क्यों मान रहे हैं अर्थ का मास? क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स में दोनों चीजों का मास होता है ना, उसमें M1 M2, तो उसमें हमें एक अर्थ का मास भी चाहिए, एक और सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? हमारा स्टोन हो गया। ठीक है। उसका मास स्मॉल एम और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में उसकी अर्थ की रेडियस के बराबर कैपिटल आर, मास ऑफ अर्थ हमारा कैपिटल एम। ठीक है। अब सॉरी, इसमें रेडियस कैपिटल आर। अब फोर्स था हमारा, फोर्स का फॉर्मूला रामबाण जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। M1 मान लो अर्थ का मास, इसको एम से डिनोट कर लो। स्मॉल एम क्या हो गया? स्टोन का मास हो गया। उसके बाद अब हम लगाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ, ये भी आपने पढ़ा होगा, F इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। तो उस जो ए है उसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? स्मॉल जी से। फिर जब स्मॉल जी यहाँ पे मान लो ये ए है, तो इसको जो एम है यहाँ पे डिवाइड में चलाएगा तो ये क्या आ जाएगा? एफ बाई एम हो जाएगा। स्मॉल जी इक्वल टू एफ बाई एम। फिर क्या करना है? पुट इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को जब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पे एफ की वैल्यू पे डालेंगे, तो क्या आएगा? जी एम कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम कहा था? ये रहा। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, तो जो जी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? इक्वल टू जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ अर्थ, और वो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अभी हम इसमें देखेंगे डिपेंडेंस क्या क्या है, क्या नाम है, जी किस पर डिपेंड करता है। तो पहली बात, जी सिर्फ अर्थ के मास पर डिपेंड करता है और किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता। मतलब जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मान लो ये क्यूब है, ठीक है, एक ढक्कन है, तो जब हम इन दोनों को साथ में फेंकेंगे तो क्या इन दोनों की जी की वैल्यू डिफरेंट होगी? नहीं, इन दोनों की जी की वैल्यू सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड ही नहीं करता, तो डिपेंड नहीं करेगा तो उनकी एक्सेलरेशन सेम रहेगी। अब मैंने एग्जांपल दिया था आपको फीदर वाला और स्टोन वाला, कि फीदर लेट क्यों गिरती है
और जो क्या नाम है स्टोन वो जल्दी क्यों गिरता है, जो पंख है वो क्यों, क्योंकि पंख में क्या होता है उसमें भी वेट का फंडा नहीं लगेगा, उसमें लगे एयर रेजिस्टेंस वाला। वहां पे क्या होता है जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्लो स्लो गिरती है। लेकिन जब हम इस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम है जब वैक्यूम में करेंगे, जब इस एक्सपेरिमेंट को वैक्यूम में, तो वहां पे कोई भी फोर्स नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या रहेगा, दोनों एक ही स्पीड से नीचे आएंगे और उनकी एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो भी सेम रहेगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जी है, स्मॉल जी है, वो किस पर डिपेंड नहीं करता, स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या मान लिया हमने, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वो किसके मास पर डिपेंड नहीं करता, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता, और वो किसके मास पर डिपेंड करता है, प्लैनेट के या अर्थ के मास पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अर्थ के रेफरेंस में देख रहे हैं तो अर्थ के मास पर डिपेंड करेगा, और ये इसको अब आगे मिटा देते हैं। अब हम अपना कैलकुलेशन ऑफ जी की बात करते हैं। मार्कर चेंज करता हूं भाई, इसके पीडीएफ मैं एक साथ डाल दूंगा, अभी नहीं डालूंगा, पूरे चैप्टर हो जाएगा। मैंने वैसे डाल दिए हैं उनके, अब मैं इकट्ठा एक अगले लेक्चर में डाल दूंगा इसके, ठीक है। बना तो लिए हैं लेकिन मैं डाल दूंगा उसको। अब हमें कैलकुलेशन करनी है। मैंने आपको बताया था जो जी है वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती। भाई अभी किसी ने पूछा मुझसे, मैंने कहा कि अगर एक मार्कर को लूं और एक पत्थर को लूं तो कौन सबसे पहले पहुंचेगा, या किसकी जी की वैल्यू डिफरेंट ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। तो उसने कहा कि जो पत्थर है उसकी जी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो भाई मैंने अभी बताया कि जो जी की वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट के मास पे तो डिपेंड ही नहीं करती है, तो कहां से, मतलब वो दोनों साथ में ही पहुंचेंगे। अब बात समझ में आ गई। अब देखो अगला कैलकुलेशन जी की, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम आई आर स्क्वायर। कैपिटल जी क्या है 6.67 10 की पावर -11। मास क्या है, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 24, किसमें केजी में। रेडियस क्या होती है वैसे तो 6400 किलोमीटर, लेकिन जब इसको मीटर में करेंगे तो इंटू 10 की पावर 3, फिर इसका पॉइंट वगैरह लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है। अब इसको पुट कर दो, पुट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी जी की वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चमक गया। अब आगे देखो, अब मैंने बताया था आपको वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसके वेरिएशन देखो। आप सभी को पता होगा कि जो हमारी अर्थ है एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ठीक है, ओवल टाइप में, मैंने आपको पहले ही बताया। तो देखो ये अपनी अर्थ में समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसमें ये तो हो गया पोल और ये हो गया क्या, इक्वेटर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जी की वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है कहाँ पे, पोल पे। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ जी मैक्स पोल पे, और इक्वेटर पे क्या होती है, ये मिनिमम होती है। अब इसका रीजन सुनो क्या होता है। अब मुझे देख के बताओ तुम कि यहाँ पे जो रेडियस है वो किसकी ज्यादा है, देख के बताओ। ये इक्वेटर है तो इसकी सीधी सी बात है, इसकी रेडियस ज्यादा हो गई। अब क्या नाम है, यहां से और ये, अब तो जो हमारी इक्वेटर की रेडियस है वो कितनी है R2, तो वो R2 है वो किससे ज्यादा होगी, R1 से ज्यादा होगी। ये किसकी रेडियस, इक्वेटर की, ये किसकी, पोल की। तो भाई हमारा फॉर्मूला क्या था स्मॉल जी का, कैपिटल वो जी एम बाई आर स्क्वायर। इससे ये कांस्टेंट, मास कांस्टेंट। अब प्रोपोर्शनलिटी वाला फंडा लगा यहाँ पे, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब रेडियस ज्यादा होगी तो जी कम होगा, मार्कर चेंज करता हूं, और जब आर कम होगा तो जी ज्यादा हो जाएगा। तो इससे लगाओ अंदाजा कि हमें पता है कि जो इक्वेटर पे है, इक्वेटर पे लिख देता हूं यहाँ पे, इक्वेटर पे जो रेडियस की वैल्यू है वो ज्यादा है। अब इससे आप पता लगाओ कि जब आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो जो हमारा जी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर भी होना है। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी या कम हो जाएगी, इसका मतलब कम होना, ठीक है। पोल पे क्या होता है, पोल पे आर की वैल्यू कम, स्क्वायर और कम हो जाएगा, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब ज्यादा। बस अब सेकंड देखते हैं क्या वेरिएशन है इसका। अब हम, हाँ, जो मैंने बताया था जी की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, तो देख लो इसकी वैल्यू भी दे रखी है 9.84 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी की वैल्यू कहाँ पे, इक्वेटर पे, उसकी वैल्यू दे रखी है 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद करनी है तो कर लेना, वरना रहने देना। अब देखते हैं सेकंड वाला वैल्यू हमने कहाँ पे देख ली, पहले तो इक्वेटर और पोल पे। अब देखते हैं कि जो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड एवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब कि जब हाइट बढ़ाते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ से तो जो जी की वैल्यू है वो कम हो जाती है। अब वो कैसे होती है उसका रीजन देता हूं। देख, मान लो ये अर्थ है, मान लिया, उसकी रेडियस आर,
उसके सरफेस से, इसको ध्यान रखना, उसके सरफेस से हमने क्या लिए कि स्मॉल h एक हाइट ली है। तो टोटल हाइट क्या हो गई सेंटर से हाइट तक, तो उसकी टोटल हाइट हम मान ली स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल आर ये इतना है स्मॉल आर, तो उसमें क्या क्या आ रहा है कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच, तो ये लिख दिया स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच। तो जो अब हमारा फोर्स निकालते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर क्या है हमारा, ये रहा, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, पुट करने पे क्या आ जाएगी कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच स्क्वायर, एच का होल स्क्वायर। अब मैंने बताया था कि जो जी है एक्सेलरेशन है वो क्या होता है फोर्स अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। किसका मास, इसको ध्यान रखना, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये उस पर डिपेंड नहीं करती, अभी आएगा कट जाएगा यहाँ पे। तो देख फोर्स रख दिया आपने, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई कैपिटल आर प्लस एच का होल स्क्वायर और इंटू स्मॉल एम। तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो जो वैल्यू कम क्यों होती है, तो देख यहाँ ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, इसके हो गया। तो जब ये बढ़ेगा तो भाई ये तो कम होना ही है, तो सीधी सी बात रीजन मिल गया कि जब ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट इसमें कि जो जी की वैल्यू है वो कम क्यों कम होती है, कहां पे, डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब डेप्थ में उसकी वैल्यू कम क्यों होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है, देख जो आपको आगे बताया जाएगा 11th क्लास में, यहाँ तो बता दिया है मैंने आपको, ये फॉर्मूला होता है। तो मान तो जब डेप्थ बढ़ाई जाएगी, ये डेप्थ बढ़ गई, ठीक है, डेप्थ बढ़ गई, तो डेप्थ बढ़ने से क्या होगा कि ये डेप्थ बढ़ी, ये वैल्यू पॉजिटिव लेकिन सामने नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इसको कम कर देगा, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे क्या आ गया हमारा कि जो जी की वैल्यू है वो भी कम हो जाती है, कब, डेप्थ में। सेंटर पे क्या होता है, सेंटर पे होता है कि जो डी की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, कैपिटल आर, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के। तो इस फॉर्मूले में रख दे तू कैपिटल आर की वैल्यू, तो इससे क्या हो जाएगा, आर से आर कैंसिल, तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। तो जी सेंटर पे क्या होती है, 0 होती है। बस इतना ही है इसका, और अभी इसको मिटा के आगे देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। सरफेस ऑफ मून पे क्या होगी वैल्यू, तो अब जब सरफेस ऑफ मून पे देख रहे हैं तो जो मास देखेंगे हम वो अर्थ का थोड़ी नहीं देखेंगे, किसका देखेंगे, सरफेस पर, उसका क्या नाम है, मून का देखेंगे। तो मून का मास इसको कैपिटल एम से कर दिया मैंने, और रेडियस भी किसकी देखनी है, मून की देखेंगे। तो उसका मास दे रखा है 7.36 इंटू 10 की पावर 22 और रेडियस दे रखी है 1.74 10 की पावर 6। अब इन सब वैल्यू को जब पुट कर देंगे तो इसको मैंने जीडीएस मान लिया है, मास ऑफ मून, या जीएम कर लो तुम, तो वो उसकी वैल्यू आएगी 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो ये वैल्यू आई है ना वो क्या है, 1/6 टाइम है किसके, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की। कैसे देख, अर्थ की क्या होती है, जी इक्वल टू 9.8, तो उसका 1/6, तो 6 से डिवाइड कर इसको, कितनी बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 1 और 1.6 समथिंग ऐसी कुछ बार जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा 1.62 जो भी आ रहा है उसके हिसाब से कि जो क्या नाम है ग्रेविटेश वो क्या नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है कहां पे, मून पे, वो 1/6 टाइम तक इसके अर्थ के। इसको ऐसे एक्सप्रेस कर दिया जीएम इक्वल टू G/6, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की डिवाइडेड बाई 6। अब एक क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन क्या है, लेट प्लैनेट मास इतना मान लिया 6.6, तो देख हमें स्मॉल जी की पता ही है, Gm/r स्क्वायर। जी की वैल्यू हमें पता है कितनी दे रखी है, 6.7 10 की पावर -11, चेंज करता हूं उसको, और इसका मास कितना है 6.6 10 की पावर 23 kg, मतलब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा यूनिट में दे रखा है। रेडियस 3200 किलोमीटर है तो इसको मीटर में कर लो, 3200 किलोमीटर है उसको मीटर में कर लो, 3.2 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देख इसको मैंने बताया तुम्हें 6.7 10 की पावर -11 प्लस 23 पावर का मैंने बताया था, ऐड कर लेना, और ये 6.2, तो देख और इसको ऐसे लिख लो 3.2 10 की पावर 12। अब इसको अप्रोक्स सोल्व कर लो, ये 3 इसको मान लो 3, इसको मान लो 2 बार चला गया, इसको भी ऐसे 2 तो 4। अब इस पावर को जब ये ऊपर जाएगी ये वाली भी, तो ये कितना हो रहा है 3 माइनस 1 2 और 1, ठीक है, और ऊपर जाएगी 12 माइनस का, वैसे ही इसको काट सकते थे। तो इसका आंसर आ रहा है स्मॉल जी का अप्रोक्स में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 4 पॉइंट या जब समथिंग या कुछ थोड़ा इधर उधर आएगा कम। तो आज के लिए इतना ही।
फिर हम आगे देखेंगे कि जो हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में तुमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, उसमें जी का कैसा मतलब यूज है उसको पढ़ेंगे आगे, और इस चैप्टर को खत्म करेंगे 1-2 लेक्चर में। उसके बाद में एक लेक्चर पूरा न्यूमेरिकल में लगाऊंगा, न्यूमेरिकल करेंगे। और वीडियो पसंद आए लाइक करना, समझ में नहीं आए पॉज करके देखना। बार बार मैंने आपको बता रहा हूँ, कमेंट में अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो उसको कमेंट में जरूर लिखें। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और आज के लिए धन्यवाद।